कि आप लोग प्लीज पैनिक मत होइए। एंड दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको काफी ज्यादा पेशेंस के साथ इसे सुनना होगा और यूज करने के तरीके सीखने पड़ेंगे इनिशियली। हो या ये भी पॉसिबिलिटीज हैं कि आपको ऐसा भी लगे कि मेरा डिस्कनेक्ट हो रहा है। जिन बच्चों को डिस्कनेक्ट हो रहा है उनके लिए मैं क्लियरली बोलूँ कि जो भी लेक्चर्स चल रहे हैं इनके रिकॉर्डेड भी रहेंगे, ठीक है। तो रिकॉर्डेड जो लेक्चर्स रहेंगे वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको एप्लीकेशंस में सेंड कर दी जाएगी। इसलिए आपको ज़्यादा पेन, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, जो भी बच्चे पहली बार जूम ऐप यूज कर रहे हैं, इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ देम कि प्लीज ट्राई टू लर्न द न्यू वे ऑफ अटेंडिंग द लेक्चर। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नाउ। आपको बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है, नहीं हो रहा है, नहीं आ रहा है, या सपोज आपकी किसी फ्रेंड ने बोला अरे मेरे से कनेक्ट नहीं हुआ। अगर कनेक्ट नहीं हुआ, डोंट ट्राई टू गेट इनटू द प्रॉब्लम, ट्राई टू गेट इनटू द सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम। आपको प्रॉब्लम सीखना, प्रॉब्लम के लिए इसके सीखना पड़ेगा कि हमें प्रॉब्लम कैसे सीखे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नाउ। ओके, so these lectures are very very important. So we will wait for some time. दूसरी चीज ये है कि आपको इनिशियली 1 या 2 दिन थोड़ा सा वेट करने और पेशेंस के साथ हैंडल करने के लिए आदत होनी चाहिए। क्योंकि आप ये मान के चलो, जैसे बहुत सारे आपका क्लास शुरू होता है तो हमेशा जो टीचर जो होता है वो 5-10 मिनट वेट करता है ताकि बाकी बच्चे आ जाए फर्स्ट लेक्चर के लिए। तो ये बिल्कुल सिमिलर वैसे ही है। अब ये सोचते, अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि नहीं जैसे मैंने ज्वाइन किया लेक्चर तुरंत हो जाए, इट्स नॉट, इट्स नॉर्मल लाइक क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे टीचर आपका वेट कर रहे हैं, सिमिलरली यू हैव टू वेट फॉर देम। तो ये सारी चीजें जो है थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। एक और इम्पोर्टेंट भी आपसे पूछिए कि मुझे किस तरह के प्रॉब्लम आ रहे हैं और मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकूं। सो अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू दैट प्लीज बी पेशेंस, कीप पेशेंस, so that we can organize the class in so much smooth manner. तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसको पेशेंसली हैंडल करो और नए तरीके से इसको सीखो। Okay, so within 5 to 10 minutes we will start the lecture. Within 5 to 10 minutes we will start the lecture. Most of you are completely new with the system, so there is a possibility you will face some problem. So शुरू में आपको थोड़ा दिक्कत होगा, बट वंस यू लर्न इट, दिस इज कम्प्लीटली एक्सपेरिमेंटल। अभी के टाइम में मैं आपको बता दूं कि हमारे 12th के बच्चे कम्प्लीटली जूम के थ्रू लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं। इन द इनिशियल टाइम, इन द इनिशियल स्टेज दे फेस्ड सम प्रॉब्लम, उनको यूज करने नहीं आ रहा था, बट वंस दे विल लर्न दे आर एबल टू यूज इट इन वेरी गुड मैनर, और उनके जो क्लास है नॉर्मल क्लास की तरह ही चल रहा है। ओके, और एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, जिन दोस्तों को, सपोज आपके बहुत सारे फ्रेंड हैं जो जूम या इस तरह के ऐप के साथ वो कन्वीनियंट फील नहीं करते हो, या आप कन्वीनियंट फील नहीं करते हो, तो ये सबसे अच्छा टाइम है सीखने का। आप अपने फ्रेंड को जूम के थ्रू एक जूम के थ्रू एक मीटिंग को है आप ऑर्गेनाइज करो, और आप अपने फ्रेंड को उसमें ज्वाइन करो और एक दूसरे के साथ बातें करो ताकि आप इसके एप्लीकेशन को समझ सको। इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट। हमारे जो बच्चे थे उनको हमने यही सजेस्ट किया था कि बच्चे ने पूछा कि सर हम इसको अब कैसे सीखें, तो हमने यही उनको बताया कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करो अपने दोस्तों का, और फिर उनके साथ कनेक्ट करो। शायद ये सबसे अच्छा टाइम है कनेक्ट करने का, या आप अपने फ्रेंड से दूर हो।
सो अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज अ न्यू प्लेटफॉर्म। अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत हो रही है, आप प्लीज आपके जो कंसर्न पर्सन है आप उनसे बात कीजिए। एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है, हाँ, एक बात की मैं जरूर गारंटी देता हूँ कि आपको ये लेक्चर काफी इंफॉर्मेटिव लगेगा। और अभी तक बहुत सारे जगह आपके लिए फर्स्ट अच्छे से समझ में आएगी। if you are facing some network issue, there is a possibility, आपके पास एक और ऑप्शन रहता है कि आप उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देख सके। सो हम 5 मिनट और वेट करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट ऑल दिस थिंग्स। मैं कर लूंगा। ओके, सो मैंने आपको पहले ही बोला हम 5 मिनट और, मैं पहले बोला कि आपको अगर इस तरह के लेक्चर के प्लेटफॉर्म पे सीख कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसको पेशेंसली हैंडल करो। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसको पेशेंसली हैंडल करो। अनटिल अनलेस आप उसको पेशेंसली हैंडल नहीं करोगे, आप नहीं सीख पाओगे इसको अच्छे से यूज करना। ये कम्प्लीटली नया प्लेटफॉर्म है सबके लिए। ओके, सो मैं थोड़ा सा लेक्चर तो नॉर्मली शुरू कर देता हूँ, ठीक है, जिसमें आप सबको समझ में आएगा। ओके, पहले तो मैं बता दूं कि मैं फ्रेजर क्लास की तरफ से आपको फिजिक्स पढ़ाने के लिए ये लाइव लेक्चर्स हमने ऑर्गेनाइज किया है। अब हम बात करते हैं कि आप में से बहुत सारे बच्चे जो होंगे साइंस लेने की सोच रहे होंगे, या बहुत सारे बच्चे जो होंगे वो अभी भी कंफ्यूज्ड होंगे कि मुझे साइंस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ये 2-3 प्रॉब्लम होंगी बच्चों के साथ। बट बिफोर दिस मैं आपको कुछ बातें जो बताना चाहता हूँ कि अभी के टाइम में ये कंप्लीट लॉकडाउन है, तो बहुत सारे बच्चों से एक बात होती है, तो बच्चे ये बात बोलते हैं कि सर अभी तो हमारे नॉर्मल लाइफ स्टाइल में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो अभी मैं लाइव लेक्चर कैसे अटेंड करूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट लेक्चर्स, या फिर अभी पढ़ने का कोई सोच भी कैसे सकता है। सो 2-3 बातें जो है वो मैं क्लियर कर लूँ। आप लोग का जो जनरेशन है वो कम्प्लीटली एजुकेटेड जनरेशन है, और ये जो एजुकेटेड जनरेशन है उसको बहुत सारी चीज़ें लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के साथ ज़्यादा समझ में आती है। जब भी इस तरह के प्रॉब्लम्स हुए हैं, चाहे वो ब्लैक डेथ इशू हो जिसको प्लेग बोलते हैं, या वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो, वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो, या कभी भी ऐसा इशू हुआ है, तो हमेशा से मार्केट एक बहुत बड़े प्रॉब्लम में आया है। और जब भी मार्केट बहुत बड़े प्रॉब्लम में आया है, इट ऑलवेज लीड्स टुवर्ड्स ग्रेट लेवल ऑफ इन्वेंशन। ये बहुत ही ज़्यादा इन्वेंट्री चीज़ों के लिए, ये बहुत ही ज़्यादा इन्वेंट्री चीज़ों के लिए और न्यू इन्वेंशंस के लिए मार्केट को आगे अप्रोच किया है। ओके, अब मैं एक बात बताता हूँ आपको, शायद आप में से ज़्यादातर बच्चों को ये समझ में आ जाए। कल टाइम्स ऑफ इंडिया का एक न्यूज़ था, आपको अभी ये चीज़ समझ लेनी चाहिए। कल टाइम्स ऑफ इंडिया का एक न्यूज़ था, और न्यूज़ में क्या था, 1.2 CR जो लोग हैं वो अपने जॉब से अभी हाथ धो देंगे, मतलब लाइक उनकी जॉब चली जाएगी। अब फिर बात आती है कि मैं तो बच्चा हूँ, मेरे को ये सब चीज़ें सीखने की क्या ज़रूरत है। नहीं, इम्पोर्टेंट चीज़ ये नहीं है कि आप ये सारी चीज़ें सीख रहे हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट ये है कि आपको इन चीज़ों को समझ में आना चाहिए। तो बात आती है कि 1.2 CR लोग वो कौन से लोग हैं जिनकी जॉब जा रही है। वो वैसे ही लोग होंगे जब उनको अपने नॉलेज को बढ़ाने का टाइम आया होगा या कुछ सीखने का टाइम आया होगा, तो वो प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा फोकस किए होंगे, ना कि अपने स्किल को बनाने के लिए, ठीक है। तो ज़्यादातर वैसे ही लोग होंगे। और एजुकेशन में
और एजुकेशन में कहीं ना कहीं वो लोग जो होते हैं वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ये बहुत बड़ा रीजन है कि उन बच्चों को उन लोगों के जॉब जो है वो जल्दी चले जाते हैं, क्योंकि वो मार्केट में स्किल्ड नहीं होते हैं। चलिए अब हम एक थोड़े दूसरे टर्म पे बात करते हैं, ठीक है। अब दूसरा टर्म ये आता है, दूसरे टर्म पे हम बात करते हैं। सो बेटर ये होगा कि मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, आप बिल्कुल कोई क्वेश्चन पूछने के लिए ही अपने वीडियो या ऑडियो को स्टार्ट करें, अदरवाइज आपको स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, सो इट विल ऑलवेज क्रिएट अ प्रॉब्लम। सो चलिए हम आगे आते हैं। तो अब हम दूसरे मुद्दे पे आते हैं। दूसरा मुद्दा ये है कि बहुत सारे लोगों ने इन टर्म्स को देखा होगा कि भाई मेरे को आगे अब पढ़ाई करनी है तो कैसे करनी है एंड ऑल। सो अब हम देखते हैं कि जो साइंस जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। शायद अभी के टाइम में मैं इससे ज़्यादा बड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा जो आईसीएमआर की रिपोर्ट्स आती थी, डेली आईसीएमआर की रिपोर्ट्स आती थी, राइट। तो आईसीएमआर की जो रिपोर्ट आ रही थी हमारे पास, वो आईसीएमआर की रिपोर्ट थी क्या? वो था डेटा, वो था एनालिसिस। तो वो डेटा और एनालिसिस के थ्रू डेली आईसीएमआर हमें आके रिपोर्ट पब्लिश कर रहे थे। दिस इज समथिंग अबाउट डेटा एनालिसिस एंड एवरीथिंग। सो व्हाट वी कैन से दैट दिस इज मैथमेटिक्स, ठीक है। जो आईसीएमआर की रिपोर्ट आपने देखा था ना, आज कोरोना के इतने लोग वो हुए, हमारी रिकवरी रेट इतनी है, डबलिंग रेट इतना है। सो दिस इज मैथमेटिक्स, देन हाउ द एनालिसिस इज गोइंग टू बी डिफाइंड। अब बात आती है फिर उसके बाद सेकंड आया, ओके अब इतने सारे कोरोना है, कोरोना का ये प्रॉब्लम चल रहा है, तो हमें दवाइयां बनानी है, वैक्सीन्स बनाने हैं। आजकल तो बड़ा पॉपुलर हो गया है, वैक्सीन्स बनाने हैं, दवाइयां बनानी है। अब ये वैक्सीन्स और दवाइयां बनानी है, व्हाट इज दिस? दिस इज वैक्सीन्स, मेडिसिन, एवरीथिंग दैट आर द केमिकल कंपोजिशंस। ये सारे के सारे केमिकल कंपोजिशंस है। तो भैया केमिस्ट्री तो बनाएंगे ना, केमिस्ट्री पढ़ने वाले बनाएंगे। तो इट इज द वैक्सीन्स एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डेवलप्ड बाय द केमिस्ट। ओके, सो ओके, अब बात आती है दवाइयां बनने की, बात हो रही है। फिर हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स में हमें क्या चाहिए? पीपीई किट चाहिए। आपने डॉक्टर के लिए सुना होगा पीपीई किट्स चाहिए। लोग हैं जिनको कुछ सीरियसनेस है, उनके लिए वेंटिलेटर्स चाहिए। ओके, आज गांव में इतने सारे मजदूर या बाकी जनता जा रही है, कैसे जा रही है? चेकअप के थ्रू। चेकअप कैसे हो रहा है? थर्मल स्कैनिंग हो रही है। थर्मल स्कैनिंग कैसे होती है? थर्मोमीटर से होती है थर्मल स्कैनिंग। अब ये थर्मोमीटर क्या होता है? थर्मोमीटर जो होता है, इसका तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? थर्मोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल फिजिक्स है। वेंटिलेटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? सब फिजिक्स से डिफाइन है। तो हो गई ना फिजिक्स। अल्टीमेटली ये सब हम कर क्यों रहे हैं? ह्यूमन लाइफ को बचाने के लिए, ह्यूमन लाइफ पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। क्या ये बायोलॉजी है? तो साइंस के लिए अभी के टाइम से ज्यादा मजेदार डेफिनेशन और क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है, so there is a user named Redmi, he is always muting his voice, so it's my request कि आप please voice को mute रखें, otherwise it will create the noise for others। जैसे हम क्लास में कैसे शांत रहते हैं, वैसे यहाँ भी हमें शांत रहना पड़ता है, ठीक है। अच्छा मैं बताऊँ, 2-3 दिनों में ना बिल्कुल इतने यूज्ड हो जाओगे, आपको लगेगा कि नॉर्मल क्लास चल रहा है। चलिए हम बात करते हैं। हमें बहुत सारे लोगों ने साइंस के लिए तो ये सोच लिया होगा, आज देखो सभी चीजें बंद है, लेकिन आज कम से कम ये है, वेंटिलेटर्स, हॉस्पिटल्स, मेडिसिन, एवरीथिंग इज वर्किंग ऑन। सो अब मैं जिस जॉब जाने की बात कर रहा था, अब मैं इस बारे में बात करूं, अभी के टाइम में हमारा लाइफ बचा कौन रहा है? किस तरह के जो लोग हैं, उन लोगों ने इस इकोनॉमी, इस ह्यूमन रेस को मेंटेन करके रखा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने जब अपने कैरियर को स्टार्ट किया होगा, तब कैरियर को स्टार्ट करते समय इनका जो कैरियर सिलेक्शन होगा वो कुछ ऐसा होगा जिसमें उन्हें बहुत सारी चीजें सीखनी होगी। ओके, तो ये जो सारी चीजें बन रही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, ये जितनी भी टर्म्स आप पढ़ रहे हैं, वो सब कहाँ आता है? वो सब आता है साइंस में, ठीक है। तो बात आती है कि भैया ये साइंस क्या होता है ना। तो बात आती है साइंस क्या होता है, साइंस क्या होता है, साइंस क्यों पढ़ना? साइंस क्यों पढ़ना वो तो समझ में आ गया होगा, लेकिन होता क्या है, ये क्वेश्चन बड़ा लाजमी है और ये पूछने वाली बात भी है। आज बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो साइंस पढ़ चुके होते हैं, लेकिन अगर आप उनसे पूछो कि साइंस होता क्या है, दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, ठीक है। तो चलिए मैं साइंस के बारे में बताता हूँ। साइंस जो होता है,
साइंस वर्ड जो होता है वो आता है सेंस से। एक्चुअली इसके लिए बहुत अलग अलग वर्ड्स भी हैं, कुछ लोगों ने अलग अलग उसको ग्रीक वर्ड में भी तोड़ते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही स्मॉल फैक्टर से समझाता हूँ। साइंस वर्ड आता है सेंस से, और सेंस आता है ऑब्जर्वेशन से। तो जब कोई बंदा या कोई भी जब किसी चीज को ऑब्जर्व करता है, जब किसी टर्म को ऑब्जर्व करता है, तो आफ्टर ऑब्जर्वेशन अ सेंस इज जनरेटेड। व्हेन द सेंस इज जनरेटेड, तो उसको क्या करेगा वो सेंस जो उसको जनरेट हुआ है, it try to get into that sense by different other forms। जैसे एक एग्जांपल बताते हैं, अब ये तो मैं ज्यादातर बुक वाली बात करने लगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने पूछा, अभी आपने लाइट पढ़ के आए हो 10th में, थोड़ा सेंस पे बात करते हैं, क्या होता है सेंस, 10th में बात करते हैं। 10th में आपने लाइट पढ़ा होगा, किसी ने पूछा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइट, तो आपने क्या जवाब दिया डेफिनेशन ऑफ लाइट में? आपने ये बताया कि लाइट इज अ फैक्टर दैट दैट इनेबल्स द सेंस ऑफ विजन। लाइट एक फैक्टर है जिसके कारण हम देख पाते हैं। अरे भैया ये तो फिलॉसफी था, राइट? तो फिर डेफिनेशन है व्हाट इज लाइट, तो कुछ लोगों ने बोला लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, लाइट की बात खत्म कर दी। फिर दूसरी बात आई कि व्हाट इज साउंड। फिर आता है कि साउंड इज अ फैक्टर दैट सेंस दैट इनेबल्स द सेंस ऑफ हियरिंग और लिसनिंग। भाई ये भी बात अजीब लगा, जिसके कारण हम सुन सकते हैं। फिर किसी ने पूछा व्हाट इज साउंड, ये तो फिलॉसफी थी, बताओ साइंस क्या है, ऐसा साउंड क्या है? तो जवाब आया साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, व्हाट इज हीट? Heat is something, or you can say that it enables, or you can say that through which we can sense the hotness and coldness। okay, ठीक है, hotness and coldness ये भी फिलॉसफी थी, ये भी ऑब्जर्वेशन था, ये भी सेंस था। फिर किसी ने पूछा ओके व्हाट इज दिस, व्हाट इज हीट? सो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बड़ी अजीब सी बात है, मैं किसी भी टर्म का डेफिनेशन पूछ रहा हूँ और डेफिनेशन में दो शब्द आ रहे हैं, एक आ रहा है ऑब्जर्वेशन, और फिर ऑब्जर्वेशन के बाद बंदे को कुछ मिला नहीं तो बोल रहा है एनर्जी। बढ़िया है, मतलब मिला जुला के अगर बात करी जाए तो इस वर्ल्ड में जो भी एसोसिएटेड चीजें हैं, जो भी है, वो कहीं ना कहीं से एनर्जी का फॉर्म है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, पहले ऑब्जर्व कर रहे हो, किसी भी चीज को देख रहे हो, समझ रहे हो, एंड समझने के बाद एक सेंस डेवलप होता है। ओके, और वो जो सेंस होता है, उस सेंस से हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, और फिर एक्सपेरिमेंट से क्या आता है, कंक्लूजन होता है, और यही कंक्लूजन तो साइंस है। चलो अभी का करंट सिनेरियो लेते हैं। ठीक है, करंट सिनेरियो में जाने के पहले ना मैं थोड़ी सी कुछ बातें बताना चाहता हूँ। ठीक है, पहले थोड़ी बातें कर लेते हैं, फिर उसके बाद पढ़ना तो बहुत है, इतना ज्यादा पढ़ना है कि पूछो मत, साइंस पढ़ रहा हूँ ना इसलिए। दो तीन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब एक बच्चा 10th पास करता है, ठीक है, तो उसको ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बाकी सारी जो चीजें होती है, जो भी चीज है, उसको फॉर्मूला ज्यादा पसंद आने लगता है, मैथमेटिक्स की चीजें देखने को लगता है। एक्चुअली वो साइंस नहीं होता है। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे अभी का जो लेक्चर है वो बेसिकली मैं फिजिक्स पढ़ाने के लिए भी आया हूँ, तो धीरे धीरे मैं फिजिक्स में इंटर ले लूंगा। फिजिक्स के बारे में आप कभी किसी सीनियर से पूछना, खासकर कोई बच्चा जो मेडिकल नीट में जाना चाहता है, इवन दैट इंजीनियरिंग में भी जाना चाहता है, वैसे बच्चों के लिए फिजिक्स हमेशा से वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट रहा है। मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि नाइट में है, रात को बच्चे देख के ना डर जाते हैं फिजिक्स को। प्रॉब्लम ऐसा क्यों है? प्रॉब्लम यह है कि 10th तक जो बच्चों को पढ़ाने के जो तरीके होते हैं, उस तरीका में क्या इन्वॉल्व होता है? उस तरीका में इन्वॉल्व होता है किसी चीज को मेमोराइज करना, सिस्टमेटिकली लिखना, ताकि हमारे अच्छे मार्क्स आ जाए। कहीं ना कहीं से हमारी जो सोसाइटी है या हम जो है एक ग्रेडिंग सिस्टम पे है। ठीक है, कहीं ना कहीं से जो है हम वो ग्रेडिंग सिस्टम पे हैं, और जब हम ग्रेडिंग सिस्टम पे हैं, तो जब हम ग्रेडिंग सिस्टम पे हैं, तो क्या प्रॉब्लम क्या आ रहा है ग्रेडिंग सिस्टम पे? ग्रेडिंग सिस्टम पे जो बच्चे हैं उनको दिक्कत क्या आ जाती है? ग्रेडिंग सिस्टम पे जो बच्चे हैं उनको दिक्कत ये आती है कि वो किसी चीजों को समझने से ज्यादा उसको रटने पे ज्यादा ध्यान देते हैं। और यही रीजन है कि जब बच्चा 12th में आ रहा है, 11th 12th में जब आईआईटी और मेडिकल की जो तैयारी करे
मिलती है, जब उसमें आता है तो उन बच्चे साइंस को समझ ही नहीं पाते। उनको ऐसा हड़बड़ में रहते हैं कि कुछ बच्चे की आदत बनी हुई ना 10वीं तक, टीचर आया फटाफट, अरे ओके दिस इज लाइट, लाइट इज दिस, दिस इज करंट, दिस इज फलाना, दिस इज ये, दिस इज वो। इट्स नॉट साइंस, इट्स नॉट साइंस, ये साइंस बिल्कुल नहीं है। और वही बच्चों का एक्सपेक्टेशंस होता है कि एक बंदा जो है आईआईटी के लिए पढ़ाने आ रहा है, एक बच्चा जो बंदा जो नीट के लिए पढ़ाने आ रहा है, वो आके वो सभी चीजों को उसी तरह से लिखना चालू कर दे। और उसमें इतनी पैनिक कंडीशन हिट होता है उनको कि वो इंतजार नहीं कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है, आज के टाइम में किसी के पास पेशेंस नहीं है, वो लर्न करने के लिए पेशेंस नहीं होता, वो अपने इंटरनल क्वालिटीज को डेवलप ही नहीं करना चाहते वो बच्चे। यही कारण है कि जब 1 साल बीतने को होता है तब वो रियलाइज करता है, ओके मैंने तो अभी भी वही मार्किंग स्कीम वाली बात सोची है। यहाँ पे तो थिंक आउट ऑफ द बॉक्स कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ पे तो हमें बहुत अलग तरीके से चीजों को सोचना होता है। तो अभी का जो करंट लेक्चर है, मतलब आज का लेक्चर और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा मेरा, उसमें मैं आपको ज्यादा पढ़ाने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं आपके माइंड को सिर्फ ये आउट द बॉक्स, बिकॉज इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन दिस करंट सिनेरियो। चलो ना बात कर लेते हैं इस साइंस के एक्सपेरिमेंट के बारे में। आप देखो ना जरा, आप एक वर्ड यूज कर रहे हो आजकल के टाइम में, आपने देखा होगा कि ये जो बंदा है ना, इसको क्वारंटाइन में रख रहे हैं आप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वारंटाइन? क्वारंटाइन का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, राइट? क्वारंटाइन का मतलब हुआ कि अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया कि क्या, अच्छा ये ऑब्जर्वेशन कहाँ से आया? किसी को सर्दी है, बुखार है, खांसी है, जो कुछ भी है, तो हो सकता है कि इसको कोरोना के प्रॉब्लम हो। तो जब ये कोरोना का प्रॉब्लम है तो लोग क्या बोल रहे हैं, क्वारंटाइन कर दो। क्वारंटाइन का मतलब किसी ने ऑब्जर्व करा, ऑब्जर्वेशन के बाद उसको रख दिया। अब उस पे एग्जामिनेशन हो रहे हैं, मान लो कि उसको प्रॉब्लम आ गई, उस पे एग्जाम, उस पे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, ये दवाई खिलाओ, वो दवाई खिलाओ, ये वैक्सीन है, वो वैक्सीन है, दिस इज एक्सपेरिमेंट। और कर कहाँ रहे हैं, साइंस में ही तो कर रहे हैं ना। सो स्टडी अबाउट, अच्छा उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद एक कंक्लूजन आ रहा है हमारे पास, एक रिजल्ट आ रही है। और वो जो रिजल्ट है, डेली आईसीएमआर आता है, और आईसीएमआर डेली 4 बजे आकर हमारे वो रिजल्ट को पब्लिश करता है। ये कंप्लीटली वही तरीका है, आईसीएमआर या कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी हॉस्पिटल्स या कंप्लीट वर्ल्ड उसी फॉर्मेट को अभी भी अपने प्रैक्टिस में रखा है, जिस फॉर्मेट को साइंस पढ़ते समय हमने 10th या 11th में स्टार्ट करी थी। आज भी वही फॉर्मेट है। उस वक्त ऑब्जर्वेशन करना था, रिजल्ट लिखना था, थेसिस लिखनी थी, थेसिस लिखने के बाद फिर हमें उन चीजों को कंक्लूजन पे लाना था। सो थिंक आउट ऑफ द बॉक्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जब तक आप चीजों को अपने प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट नहीं करते हो, तब तक बहुत मुश्किल है कि आप साइंस के एक्चुअल टर्म को समझ पाओ। और इसके जो फॉर्मेट्स हैं वो 10th क्लास के फॉर्मेट से कम्प्लीटली अलग है, क्योंकि यहाँ पे जो स्कोरिंग सिस्टम है, वो स्कोरिंग सिस्टम जो है, वो स्कोरिंग सिस्टम आपके राइटिंग बेसिस नहीं है। दिस इज द ऑब्जेक्टिव पैटर्न बेसिस टेस्ट। अगर राइटिंग बेसिस रहे भी, मैं आपको एक बात डरा नहीं रहा हूँ, मैं एक नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ। आपको फिजिक्स में 10th में 4 चैप्टर पढ़ने होंगे या 5 चैप्टर पढ़ने होंगे। 11th एंड 12th अगर दोनों आप मिला के देखोगे तो फिजिक्स में कम से कम नहीं भी तो 28 चैप्टर्स है। अब ये कैसे पॉसिबल है कि आप 28 चैप्टर्स को पढ़ सको? 10th में तो 4 चैप्टर पढ़ने में, 5 चैप्टर पढ़ने में अपनी हालत खराब थी। हाँ, लेकिन एक बात मैं बोलूँ, जैसे मैं अपनी बात करूँ, जैसे मेरी मेमोरी बहुत वीक है, लेकिन मेरा फिजिक्स बहुत अच्छा है, या मेरी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है। इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि मैं किसी भी टर्म को याद नहीं करता हूँ, मैं उन चीजों को रिलेट करता हूँ, समझता हूँ। आज कोई भी टर्म आता है मैं उसको प्रैक्टिकली समझ लेता हूँ। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड दैट व्हाई इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द फैक्ट, द अंडरस्टैंड द सिनेरियो एंड ट्राई टू एक्ट, कि हमें किस तरह से सिस्टमेटिकली आगे बढ़ना है। सो दैट इज समथिंग अबाउट वी आर गोइंग टू लर्न इन साइंस। चलिए अब हम बात करते हैं, मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर दूंगा, ठीक है? और स्क्रीन शेयर करने के बाद हम थोड़ा सा पढ़ना चालू करते हैं। चलिए, अच्छा एक बात बताओ, ये जो स्क्रीन है वो सबके साथ विजिबल है? अगर आप विजिबल है तो थम्स अप कर दो, या फिर आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। सबसे पहले मैं रिपीट करता हूँ कि क्या ये स्क्रीन विजिबल है, तो जस्ट गिव मी थम्स अप, और यू कैन टेक्स्ट मी।
मैं 2 मिनट वेट कर रहा हूँ, क्या ये स्क्रीन आपके लिए विजिबल है? तो अगर आपके पास ये स्क्रीन विजिबल है तो आप थम्स अप कर दो। एक चैट में आप मेरे को, कैन यू प्लीज गिव मी अ मैसेज इन चैट, दिस इज विजिबल और नॉट? यस, इट्स विजिबल, थैंक यू सो मच मधु। ओके, सो अब हम बात करते हैं थोड़े से फिजिक्स का। जो पहला टॉपिक है उसका नाम आता है मेजरमेंट, ठीक है? फर्स्ट टॉपिक है उसका नाम है मेजरमेंट। लेकिन हम मेजरमेंट पे अभी नहीं जाते, ठीक है? मेजरमेंट पे हम बिल्कुल नहीं आने वाले हैं। अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम थोड़ा साइंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो साइंस के लिए हम कैसे पढ़ते हैं, देखो कभी भी कैसा होता है कि we are not going to study about the measurement right now, so give me 1 minute please. Yeah, it's visible. हाँ, जब भी हम साइंस के लिए पढ़ते हैं, साइंस में सबसे बड़ी बात होती है किसी भी टर्म को आप ऑब्जर्व करते हो। जैसे आपने ये देखा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपको रैम्बो दिख रहे होंगे। क्यूरियोसिटी आती है कि रैम्बो बना कैसे है, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल एंड ऑल। या फिर ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी दिमाग में आता है कि व्हाई द स्टार ट्विंकल, व्हाई द स्टार ट्विंकल, ये भी टर्म्स आते हैं। और फिर या फिर ऐसे भी सोच सकते हो, हाउ द अर्थ रोटेट्स। कितनी सारी क्यूरियोसिटी होती है अपने लोग को, ठीक है? और अभी का करंट क्यूरियोसिटी पता है क्या चल रहा है? हाउ द कोरोना इज गोइंग टू इफेक्ट अस, दिस इज द करंट क्यूरियोसिटी। एंड ये कंप्लीट वर्ल्ड के लिए टेंशन वाली बात है भैया, ठीक है? ओके, सो कम टू द टर्म, अभी की करंट क्यूरियोसिटी है अपनी। सो दिस इज क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी तो बहुत सारे होता है। लेट मी फ्लाई इन द एयर, और गो इन डेप्थ इन अ सी, एकदम समंदर के अंदर चले जाओ, हवा में उड़ रहे हैं, मार्स पे चले जाओ, एंड माई speed of bike is 300 km per hour. It's hypothetical, but it's true. Sometimes they imagine. We can't say that what is the imagination of the youth. Okay, so let it be. So अब हम बात करते हैं साइंस पे, ठीक है? अब ये जब सारी चीजें, क्यूरियोसिटी आती है, क्यूरियोसिटी से सेंस आता है, और सेंस से क्या आता है? साइंस आता है। तो उम्मीद करता हूँ आप सबके पास नोटबुक होगा, और नोटबुक में आप सबसे पहला डेफिनेशन लिखेंगे, सिस्टमैटिक नॉलेज of the physical or material world gained through observation and experiment. अगर हम जो हमारे पास जो वर्ल्ड है उसको सिस्टमैटिकली पढ़ते हैं ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के थ्रू, इसी को हम क्या बोलते हैं? साइंस पढ़ते हैं। और कोरोना से बढ़िया एग्जांपल क्या हो सकता है? फिजिकल एंड मटेरियल वर्ल्ड है हमारा, जिसमें हम जी रहे हैं, उसमें क्वारंटाइन करके ऑब्जर्व किया जाता है, और उसके बाद दवाओं की एक्सपेरिमेंट कराई जाती है। यही तो है साइंस, यही तो है डॉक्टर्स, जिन्होंने कभी नीट के एग्जाम की तैयारी करी होगी और आज एमबीबीएस करके डॉक्टर बने हैं। तो शायद जो पहला आप जो डेफिनेशन पढ़ रहे हो ना, सिस्टमैटिक नॉलेज अबाउट द फिजिकल एंड मटेरियल वर्ल्ड, जो मटेरियल वर्ल्ड जो हमने सीखा है, जिसमें हम जी रहे हैं, gained through observation and experiment, that is science and very much important. तो मैं चाहूंगा कि आप साइंस का डेफिनेशन जरूर लिख लें। इसमें ऑब्जर्वेशन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ऑब्जर्वेशन हमेशा थिंक आउट ऑफ द बॉक्स का कॉन्सेप्ट है कि आप चीजों को कैसे ऑब्जर्व करते हो। एक साइंस का बंदे के पास और कुछ हो ना हो, ऑब्जर्वेशन बहुत सही होता है, और जब तक ऑब्जर्वेशन सही नहीं होगा तब तक वो साइंस का बंदा नहीं होगा। क्वारंटाइन में जितने सारे लोग हैं उन सबका ऑब्जर्वेशन का काम साइंस के बंदे ही बैठ के कर रहे हैं। उनके टेम्परेचर लेना, जो डिवाइस है वो साइंस के बंदों ने ही डेवलप किया। ओके, खैर मैं यहाँ पे साइंस की तारीफ करने के लिए नहीं बैठूंगा, लेकिन इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसके बाद जो है एक्सपेरिमेंट। ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड मैं कुछ टर्म्स बोलना चाहता हूँ मैं, ठीक है? ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड मैं कुछ टर्म्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ऑब्जर्वेशन जो है कहीं ना कहीं से, प्लीज आपका किसी का भी साउंड जो है म्यूट अगर नहीं है, सो इट्स माय रिक्वेस्ट कि प्लीज म्यूट इट, प्लीज म्यूट इट। सो समटाइम इज क्लियर द। अच्छा देखो ना, बिल्कुल तुम्हारे क्लास की तरह ही है ना, टीचर आके बोल रहा है हल्ला मत करो, शांत रहो एंड ऑल। ओके, सॉरी, चलिए हम आगे आते हैं थोड़ा सा। अब ये साइंस में अलग अलग फॉर्मेट्स हैं जिसमें हमें पढ़ना होता है। साइंस के कौन कौन से फॉर्मेट है अभी तो बताया कि
क्या बताया अभी साइंस के फॉर्मेट में? अभी तो मैंने बताया आपको कि केमिस्ट्री वाला बंदा है दवाई बना रहा है, फिजिक्स वाला बंदा है वेंटिलेटर्स बना रहा है, राइट? बायोलॉजी वाले बंदे हैं वो आपको ह्यूमन लाइफ को सेव कर रहे हैं, और मैथमेटिक्स वाला बंदा डेली का रिसर्च कर रहा है। तो साइंस के जो ब्रांचेज हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। ओके, तो यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का वो जो सब्जेक्ट है वो है फिजिक्स। तो चलिए हम पढ़ते हैं थोड़े फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स होता क्या है, और ठीक है, और फिजिक्स के बारे में हम थोड़ा सा सिस्टमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम यहाँ पे थोड़ा देखते हैं एक्सपेरिमेंट। ओके, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्सपेरिमेंट? आज आप देखे होंगे कि जो दवाई आ रही है, लाइक आज के टाइम पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल आया और उसने बोला कि कोरोना जो है उसके लिए सबसे तरीका जो है जिससे इलाज हो रहा है दैट इज कॉल्ड द प्लाज्मा थेरेपी। हमने आरएमसीएच हॉस्पिटल में एक्सपेरिमेंट किया था, वहां पे वो बहुत सक्सेसफुल रहा, और सक्सेसफुल रहने के बाद वो आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, एक्सपेरिमेंट करता है लोगों पे, और आके बोलते हैं वो लोग, डॉक्टर बोलते हैं कि ये जो थेरेपी है इस हिसाब से कोरोना का, जैसे अभी बहुत सारे मेडिसिन आ रहे हैं, वो कैसे हो रहे हैं, वो ह्यूमन पे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, और एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग आपको एक लॉ बन रहा है कि हाँ इस दवा का इतना डोज इतने टाइम में खाना है। वही एक्सपेरिमेंट है आपका। एक्सपेरिमेंट का डेफिनेशन ये, द पर्पस ऑफ एक्सपेरिमेंट इज टू एस्टैब्लिश द लॉ। व्हाट इज द लॉ? कितना दवा, कितनी मात्रा में, कब। Hence the measurement of different physical quantity is extremely important. इसलिए हर एक क्वांटिटी फैक्टर को मेजर करना एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक्सपेरिमेंट का मेन काम होता है क्वांटिटी को मेजर करना, डिफाइन करना लॉ मेजरमेंट के हिसाब से, ये सबसे मेन काम है मेजरमेंट का। तो चलिए बात करते हैं मेजरमेंट करना किसको है, इसको थोड़ा सा हम बात करते हैं। मेजरमेंट क्या किसे करना है, ठीक है, मेजरमेंट किसे करना है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाती है। तो चलो हम एक छोटा सा वीडियो देखते हैं और हम देखते हैं हमें क्या मेजरमेंट करना है, हमारी दुनिया कहाँ तक है जिससे हमें पता है साइंस के बारे में। चलो देखो जरा हम साइंस में कहाँ तक देख पा रहे हैं। तो ये हमारा वर्ल्ड है, पता है, और हम फिर देखो धीरे धीरे हम आसमान की ओर देख रहे हैं। गूगल हेडक्वार्टर से होते हुए, माउंटेन व्यू होते हुए, अब हम धीरे धीरे चीजों को ऊपर की ओर देखते हैं। हमें क्या मेजरमेंट करना है, क्या पढ़ना है, किन चीजों के बारे में, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। मूविंग टुवर्ड्स मून, ये मेजर करना है, ये पढ़ना है हमें। मार्स, वेनस, आउटर प्लैनेट्स, ओहो। सो फिर हम आते हैं धीरे धीरे ड्वार्फ प्लैनेट्स, क्लाउड्स, आउटर ऑर्ड क्लाउड्स। Oh, so this is now we are coming towards our galaxy. हमारा गैलेक्सी देखो मस्त सा दिखेगा, गैलेक्सी अपना मिल्की वे, हमारी गैलेक्सी का नाम होता है मिल्की वे। अब हम आ गए, ये रही हमारी गैलेक्सी। ये है साइंस, कहाँ तक पढ़ना है देख लो भाई। अब हम आते हैं धीरे धीरे नेबुला पे, ये हमारी बहुत सारी गैलेक्सी जो ऐड हो रहा, और ये रहा नेबुला। अपना साइंस यहीं तक पहुंचा है। तक साइंस पहुंचा है। चलो हम फिर वापस लौटते अपनी धरती पे, रिटर्न बैक। मिल्की वे, local bubbles, stars, hot cloud, dwarf planets, Kuiper belt, outer planet, Earth asteroids, lunar orbit, Earth, moon and ये पहुंच गए हम अपने पास। ये अपनी लाइफ स्टाइल है ना। चलो अब अंदर चलते हैं, ठीक है। सो आईज जिसके थ्रू देख रहे थे, और थोड़ा और अंदर जाते हैं। ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, कूल ना। क्रोमोसोम्स, DNA. So this is DNA. DNA कैसे बना? एटम से बना। एटम पे आ गए, एटम पे देखो ऑर्बिट दिख रहा होगा, दिख रहा है ना ऑर्बिट, इनर ऑर्बिट,
फिर एटम पे आ गए, और धीरे धीरे हम आ रहे हैं न्यूक्लियस पे। तो दिस इज न्यूक्लियस। और हम क्वार्क पे आके रुक गए, क्योंकि हमारा जो स्टॉपर था वो क्वार्क पे था, तो हम क्वार्क पे आए और रुक गए। तो नाउ अगेन इट्स अस। सो इट्स माय रिक्वेस्ट दैट प्लीज समवन वॉइस जो है किसी का वो आ रहा है बार बार, इट्स रिक्वेस्ट दैट प्लीज आप म्यूट कर लो, प्लीज म्यूट कर लो आप। जैसे आपके क्लास में बार बार टीचर बोलता है ना, यहाँ पर आपको ऐसे सुनने को मिलेगा, प्लीज म्यूट कर लो आप। ओके, थैंक यू। अब हम आते हैं फिर ऑर्बिट आए, ऑर्बिट से फिर हम आगे आते हैं फाइबर्स पे, क्रोमोसोम्स पे, फिर क्रोमोसोम से आगे ब्लड सेल पे, ब्लड सेल पे वेसल, वेसल से पिपल और ह्यूमन आई, एंड इट्स आवर स्माइलिंग फेस। सो दिस इज समथिंग दैट व्हाट वी हैव स्टडीड। हाँ, साइंस का दायरा देख रहा है कहां से कहां तक शुरू हुआ। एटम में न्यूक्लियस से लेकर, न्यूक्लियस में भी क्वार्क तक पहुंचे थे, क्वार्क से लेकर नेबुला तक, है ना, बहुत बड़ा सा चीज, और बहुत सारी चीजें मेजरमेंट करने के लिए। तो चलिए हम थोड़ी बात करते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा इस पे जाने के पहले मैं थोड़ा एक दो टर्म और बात कर लूं मैं आपसे इसमें। सबसे पहले मैं अगर इम्पोर्टेंट वे में आपको ये बताऊं कि ओके, सो अगर मैं सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर आपको मैं बताऊं कि अच्छा, एक प्रॉब्लम, बच्चों ने एक क्वेश्चन मेरे को बोला है, नॉर्मल सी एक क्वेश्चन है, कुछ बच्चे को ऑडियो प्रॉब्लम हो रहा है। एक बहुत रिक्वेस्ट है, अगर आपको ऑडियो प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, तो आप प्लीज कोशिश करें कि थोड़ा सा मैनेज करने का। अगर आपको प्लीज आप ऑडियो ऑफ कर लीजिएगा। ओके, अगर अगर आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, सपोज बिकॉज ऑफ एनी रीजन यू आर नॉट एबल टू मैनेज इट, ठीक है, अगर आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, अगर आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो थोड़ा सा ऐसी जगह पे आ जाओ जहाँ पे आपका नेटवर्क प्रॉपर हो। ओके, चलिए कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा और भी टर्म्स पे बात कर लेते हैं, साइंस पे हम बात करते हैं। तो साइंस पे अगर हम बात करने जाए, सो एवरीवन इज होपफुली सबको ऑडिबल होगी चीजें। चलो हम थोड़ी साइंस पे बात कर लेते हैं, और साइंस से ज्यादा एक और दो टर्म पे बात करते हैं। इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि अगर आप में से कोई भी बच्चा अगर ये सोचता है कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस है, ये ऑनलाइन क्लासेस से हमें बहुत कुछ ऐसा है कि नॉर्मल, देखो दो चीजें, एक्सपेक्टेशंस नहीं होने चाहिए तुमको, कि जैसे मैं पूरी कोशिश कर रही है हमारी टीम कि आपको वो सारी चीजें डिफाइन करके देने के लिए जो हमारे लिए जरूरत है, जो आपको जरूरत है, बट ऐसा बहुत ऐसा टर्म होता है कि आप हमसे 100% एक्सपेक्ट करो, लेकिन शायद हम 90 तक ही फुलफिल कर पाए। तो इनमें से आप में से बहुत ऐसी क्राउड होगी, बहुत सारी ऐसी जनता होगी कि वो 10% जो एरर होगा ना, वो 10% एरर के लिए 90% के प्रॉफिट को, 90% के जो बेनिफिट्स है उसको वो कहीं ना कहीं से वो इग्नोर कर देगा। आपको ये नहीं करना है। हम पूरी कोशिश करेंगे चीजों को अच्छे से डिफाइन करके आपको दें, हम पूरी कोशिश करेंगे वो चीजें कंप्लीटली सिस्टमेटिक हो, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप इस नए सिस्टम के साथ यूज टू हो जाओ, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो यहाँ पे क्लियर हो। लाइव क्लासेस का मेन पर्पस यही होता है। इसके अलावा जो हमने अभी के टाइम में इम्पोर्टेंट होता है कि रिजल्ट आया नहीं, पता नहीं क्या होने वाला है, पता नहीं क्या होने वाला है, और अगर ये सब चीजें प्रॉब्लम हो रही है तो मैं पढ़ूं कैसे, अभी पढ़ाई करने का टाइम है क्या। सो इम्पोर्टेंट बात बता दूं मैं आपको, जो हम नॉलेज लेते, वो नॉलेज का मतलब सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में परफॉर्म करना नहीं होता है। आज कोई भी जो साइंस सीखा है आज के टाइम में, हमारा जो कंप्लीट सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, सिंसेरिटी मेंटेन करना, आप बहुत सारे रूल्स को फॉलो करना, टर्म्स को लॉजिकली समझना, आपने घर में आपने देखा होगा कि आप अभी के करंट जनरेशन से बिलोंग करते हो, बहुत सारी चीजों को आपने लॉजिकली पढ़ा है, आपके टीचर ने आपको लॉजिकली दिमाग से सोचना बताया है। तो आप देखते होंगे बहुत बार जब दूसरे प्रॉब्लम्स आते हैं, उस प्रॉब्लम को आप कितने अच्छे तरीके से डील करते हैं। उसी जगह कोई ऐसे लोग हैं जिनका एजुकेशन सही नहीं है, उसको वो डील करने में हमेशा पीछे हो जाते हैं।
तो एजुकेशन, साइंस या इन सब टर्म्स का मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा मेरे को मार्क्स स्कोर करना है और पास आउट होना है। इट्स ऑल अबाउट द डेवलपिंग द सेंस। अच्छा, इसके साथ ही मैं थोड़ी सी एक तो जानकारी मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, मैं मेरे पास पढ़ाने के लिए टोटल 28 चैप्टर्स हैं और 2 साल में हम बच्चों को बहुत पढ़ाते हैं और बहुत मजे से पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ के बच्चों का फिजिक्स और बाकी सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा होता है। अपनी तारीफ नहीं कर रहे हैं, बट ये सच्चाई है, ठीक है। पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है, बट मेरा ये शुरू के क्लासेस में मेरा ये इंटेंशन है कि मैं आपके साथ एक वो टर्म्स या रिलेशंस डेवलप कर सकूं, जिसमें आप मेरे कॉन्सेप्ट को समझ सको, मेरे तरीके को समझ सको, और हम अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकें, और फिर आइडियाज़ को शेयर करने के बाद हम आगे की ओर पढ़ाई कर सकें। तो जब आप ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हो, तो ऑनलाइन लेक्चर के अलावा भी ये ऑनलाइन लेक्चर आएगा। ऑनलाइन लेक्चर के अलावा एक और टर्म जो होगा वो हम आपके लिए डेवलप करके रखे हैं। वो क्या है वो बता दूं आपको मैं। हमने एक ऐप डेवलप किया आपके लिए। वो ऐप आपको कल या परसों तक आपको इंस्टॉल करने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। ऐप में मैं आपको बता दूं क्या क्या है। और ऐप जो है वो पूरी तरह से वैसा ही है जैसा आपका क्लासरूम होता है। उसमें आपको लेक्चर प्लानर दिया जाएगा कि कौन से दिन कौन सा लेक्चर होने वाला है। उसमें आपको एकेडमिक प्लानर होगा, हॉलीडे लिस्ट होगा, उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स टाइम टेबल के हिसाब से भी डाले गए हैं। लाइव लेक्चर और रिकॉर्डेड लेक्चर में एक फर्क है। लाइव लेक्चर में आप क्वेश्चन जो हैं ऑन द स्पॉट पूछ सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल जब भी हमारे जो बच्चे हैं जो आपकी तरह हैं, वो 10th के लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं, वो हमसे डायरेक्टली इंटरेक्ट होना चालू होते हैं। एक दो लेक्चर में हम इतने फ्रेंडली और इतने अच्छे से टर्म्स को एसोसिएटेड हो जाते हैं कि वो क्वेश्चंस पूछना चालू कर देते हैं। तो लाइव में क्या होता है, लाइव तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और डिफरेंट अदर डायमेंशन जो है उसको हम डिफाइन करना शुरू कर देते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर में ये है कि आप लेक्चर देखने के बाद आप अपने प्रॉब्लम डालोगे, फिर वो टीचर देखेगा, एंड आफ्टर सम टाइम, मतलब ऑन द स्पॉट नहीं होगी, थोड़ी देर बाद होता है। सो दिस इज रिकॉर्डेड लेक्चर। बट ये रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपके शेड्यूल्ड रहेंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर के साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर के बाजू में आपको नोट्स बनाने के लिए स्पेस दिया जाएगा। वो जो नोट्स होगा, उस नोट्स में आप रिकॉर्डेड लेक्चर से रिलेटेड अपने डाउट्स को आप भेजोगे। जिस डाउट को भी आप भेज रहे हो, आपके टीचर को डायरेक्टली वो डाउट आपको मिल जाएगा। फर्स्ट थिंग। अब उस बेसिस पे आपको 3 एग्जाम है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। लेवल 1 का एग्जाम देंगे, उसके प्रॉब्लम टीचर के पास आ जाएंगे। फिर लेवल 2 के एग्जाम देंगे, उसके प्रॉब्लम टीचर के पास आ जाएंगे। फिर लेवल 3 का एग्जाम देंगे, फिर उसके प्रॉब्लम टीचर के पास आ जाएंगे। इस तरह से आप तीनों प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। तीनों तीनों का आप तीनों वे में आप एग्जाम देते हुए आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। इसके अलावा हमारे पास उसमें जो है एक लाइब्रेरी सेक्शन है। लाइब्रेरी सेक्शन में आपको बहुत सारी बुक्स मिलेगी। पता है क्या क्या बुक्स मिलने वाली है आपको? आपकी टेक्स्ट बुक, आपके असाइनमेंट, आपके मटेरियल्स, आपके डीपीपी जिसको डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस शीट बोलते हैं, वो मिलेगा। और वहाँ पे आपको डेली कुछ न्यूज़पेपर्स भी रहेंगे। आज के टाइम में आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप न्यूज़पेपर को पढ़ो, ताकि आप करंट सिनारियो से या गवर्नमेंट के जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसीज है या बाकी जो वर्ल्ड में क्या हो रहा है, ये समझना सबके लिए जरूरी है। उसके लिए वहाँ पे न्यूज़पेपर्स भी रहेंगे, हिंदी में भी रहेगा, उर्दू में भी रहेगा, और आपको इंग्लिश में भी रहेगा। साइंस से रिलेटेड मैगजीन्स रहेंगी, साइंस से रिलेटेड न्यूज़पेपर भी रहेंगे उसमें। ओके। उसके अलावा एक नॉवेल सेक्शन भी है। नॉवेल सेक्शन में बहुत सारे बच्चे जो होते हैं मोटिवेशनल नॉवेल्स पढ़ते हैं। उनके लिए मोटिवेशनल नॉवेल्स या कुछ ऐसे स्टोरी बुक्स रहेंगे जिनसे उनको मोटिवेशन आए कि आज के करेंट टाइम में जब हमारा सभी टर्म्स नेगेटिव हो गए, मेंटल थॉट्स नेगेटिव हो गए, उस वक्त हम अपने आप को पॉजिटिव कैसे कर सके, अपने आप को पॉजिटिव कैसे बनाए, उससे रिलेटेड भी आपके पास बुक्स रहेंगे। उसके बाद आपके काउंसलिंग सेंटर है। काउंसलिंग सेंटर स्टूडेंट के लिए भी है, पेरेंट के लिए भी है। आज जब बहुत सारे लोग घर में हैं और बहुत सारे अदर प्रॉब्लम चल रहे हैं, उस टाइम में बच्चों को ये नहीं समझ में आता है, या मॉम डैड को ये नहीं समझ में आता है कैरियर सिलेक्शन कैसे करना चाहिए, कैरियर सेलेक्ट करते समय क्या क्या ध्यान देना चाहिए, लाइव लेक्चर में क्या क्या तकलीफें आती है, या फिर हम अपने डेली शेड्यूल को कैसे लें, स्किल बेसिस को कैसे बढ़ाए, अभी के टर्म में काम कैसे रहे, ये सारी चीजें जो है काउंसलिंग सेशन में आती है। और वो काउंसलिंग सेशन जो रहेगा आपको पेरेंट के लिए भी रहेंगे, स्टूडेंट के लिए भी रहेंगे, ऑडियो वीडियो लाइव एंड चैट ऑल। इसके अलावा एक और है, दैट इज द हेल्थ सेक्शन। हेल्थ सेक्शन में हमने 2 टर्म्स डाला है, मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ। मेंटल हेल्थ में आपको आपके मेंटल रिलेटेड चीजें लाइक कुछ लाफ्टर की चीजें होंगी, पजल्स रहेंगे, माइंड गेम रहेंगे। अच्छा, वो माइंड गेम या पजल्स, इनका पर्पस क्या है? इनका पर्पस है आपकी न्यूमेरिकल एक्यूरेसी बढ़ाना,
न्यूमेरिकल एबिलिटी बढ़ाना, आपके थॉट्स को बढ़ाना। ये आपके वो पबजी के गेम की तरह नहीं है, तो मैं पहले बता दूं। मैं इस गेम, अगर आप वो गेम खेलते भी हो तो वो साइंस के गेम होगा, ठीक है। वो चीजें जो पजल है भी तो साइंस के पजल्स होंगे, जिससे आपकी मेंटल एबिलिटी जो होगी वो बूस्ट करेगी। फिर हम फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड, कि सपोज योगा हुआ या फिर कुछ अदर टर्म्स हुए कि जिससे कि आप मेडिटेशन हुआ, ये सारी चीजों को आप डिफाइन कर सको। फिर टॉपर से स्पीच है, देयर आर ए लॉट मोर एप्लीकेशंस आपको कल परसों में आपको मिल जाएंगे। बट इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि 1-2 दिन आपको हमारे साथ इंटरेक्ट होने के लिए करना पड़ेगा। ये तुरंत ही मत सोचो कि अभी लेक्चर शुरू हुआ और लेक्चर शुरू होने के बाद सर ने लेक्चर शुरू किया है, अभी से बुक निकाला, नोट्स बनाना चालू कर दिया। मैं क्लियरली बता दूं, हम जो है आईआईटी मेडिकल वाले बच्चों को पढ़ाने हैं और हमारे पास पढ़ाने के लिए बहुत कुछ होता है। बट अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये हो जाता है हमारे पास कि जो हम पढ़ा रहे होते हैं उसमें हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये हो जाता है कि हम आपको ये सिखा पाए कि हमारा थॉट प्रोसेस और आपका थॉट प्रोसेस कैसा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप में बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनका ऑडियो मिस हो रहा होगा या वीडियो टाइम पे या ठीक से नहीं आ रहा होगा। एक रिक्वेस्ट है, प्लीज पेशेंस रखो, नए सिस्टम के साथ यूज्ड टू हो, धीरे धीरे उन सारे प्रॉब्लम के साथ आपको डील करने आ जाएगा। सो दिस इज समथिंग अबाउट जो मैं आपके साथ बात कर रहा था। ओके, चलो हम थोड़ा सा आगे आते हैं। अब हम आते हैं थोड़ा सा, फिर स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं आपसे। अब हम बात करते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। पहले एक बात बताओ मेरे को, क्या मेरा स्क्रीन विजिबल है आप लोग के लिए? हम सब बोल देना स्क्रीन विजिबल है, तो फिर थोड़ा पढ़ाई करते हैं। अगर स्क्रीन विजिबल है तो मैसेज करो ये ओके मैन। चलिए, अब आपने बोला साइंस, साइंस में बोला आपने फिजिकल वर्ल्ड। चलो साइंस में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है फिजिक्स, और फिजिक्स का डेफिनेशन समझते हैं। फिजिक्स जो होता है दैट बिलोंग्स टू द फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड क्या है? व्हाट इज फिजिकल वर्ल्ड? जिस दुनिया में हम रह रहे हैं ना, एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस, जो भी चीजें हमें बनाया है वो सारा फिजिकल वर्ल्ड है। स्टडी अबाउट दैट फिजिकल वर्ल्ड इज फिजिक्स। स्टडी अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड इज फिजिक्स। तो बात आती है कि स्टडी कैसे करना है। फिजिक्स तो साइंस है, फिजिक्स साइंस है, तो फिजिक्स की भी स्टडी वैसे ही करनी है जैसे साइंस की स्टडी करनी है। अभी थोड़ी देर पहले यही सीखा ना कि साइंस की स्टडी कैसे करनी है। साइंस की स्टडी होती है एक्सपेरिमेंट से एंड ऑब्जर्वेशन से। मतलब फिजिक्स जो कुछ भी हो उसकी स्टडी हमें करनी है एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन से। सो स्टडी अबाउट फिजिकल वर्ल्ड with the help of experiment and observation is physics। फिर से रिपीट करता हूं, अगर आपके पास नोटबुक है तो आप प्लीज लिख लीजिए एक्सपेरिमेंट। सो स्टडी अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड, स्टडी अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड with the help of experiment and observation is physics। ओके, अब आपने बोला कि सर एक्सपेरिमेंट करनी है और ऑब्जर्वेशन करना है। फिर एक क्वेश्चन आया ना कि ऑब्जर्वेशन क्या करना है। तो अभी देखा ना ऑब्जर्वेशन क्या करना है, कहां से कहां तक करना है। ऑब्जर्वेशन नेबुला से लेकर और क्वार्क तक करना है। नेबुला से लेकर क्वार्क तक करना है ऑब्जर्वेशन। ये डायमेंशन है हमारा ऑब्जर्वेशन का, ये डायमेंशन है हमारे मेजरमेंट का, और ये डायमेंशन है फिजिक्स का। यही कारण है कि जो भी फिजिक्स को लॉजिकली नहीं समझता है उसको इतनी सारी चीजें पढ़नी होती है। अगर आप केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री में हम वही पढ़ते हैं, केमिस्ट वही पढ़ते हैं जो हम यूज कर रहे हैं आज के टाइम। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि मार्स का केमिकल कंपोजिशन क्या है, मार्स पे जो रॉक्स हैं उसके केमिकल कंपोजिशंस क्या है, मुझे कोई डायमेंशन नहीं पता है। मेरे को पता भी नहीं है कि गैलेक्सी में कौन सा केमिकल घूम रहा है। केमिस्ट्री के लिए मुझे अर्थ पे ये दवा है, ये घर पे साफ सफाई के लिए ये डिटॉल है, ये साबुन है, ये ऑयल है, ये वाटर है। दैट्स ऑल अबाउट केमिस्ट्री। बट व्हेन वी टॉक अबाउट फिजिक्स, इट स्टार्ट फ्रॉम क्वार्क टू नेबुला, पीटो टू फेम्टो। बहुत बड़ा डायमेंशन होता है 10⁻15 से 10⁻⁻15 का। तो चलिए हम बात करते हैं इसमें एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन पे थोड़ा बात कर लेते हैं। तो आपने जब बोला कि फिजिक्स इज स्टडी अबाउट द लॉज ऑफ नेचर, फिजिक्स इज स्टडी अबाउट द नेचर और द फिजिकल वर्ल्ड,
with the help of experiment and observation. That is physics. फिजिक्स में हम नेचर को ऑब्जर्वेशन के थ्रू और एक्सपेरिमेंट के थ्रू पढ़ते हैं. कोरोना भी नेचर से ही आया है और उसको भी एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन के थ्रू पढ़ रहे हैं. सो लेट इट बी. ओके, जब आप फिजिक्स पढ़ रहे होते हो तो एक टर्म आया जो हमने देखा, व्हाट इज लाइट. किसी ने बोला लाइट से दिख रहा है चीजें, आई एम एबल टू सेंस समथिंग, दिख रहा है. फिर पूछा क्या है, बोला एनर्जी. व्हाट इज साउंड, कुछ चीजें हैं जो सुनाई दे रही है. फिर पूछा क्या है, बोला एनर्जी है. फिर किसी ने पूछा व्हाट इज हीट, बोला क्या है, बोला सर हीट इज, जैसे सुन पा रहे हैं. बोला फिर बोला क्या है, तो बोला एनर्जी. मतलब तुम्हें ये नहीं लगता कि जो भी टर्म है घूम फिर के एनर्जी हो जा रही है? एग्जैक्टली. एवरीथिंग that is associated in this world, everything that is associated in this world is in form of energy. Everything that is associated in this world is in form of energy. मतलब साइंस उन सभी टर्म्स को पढ़ रहा है, उनका लॉ बना रहा है, उनके टर्म्स को पढ़ रहा है. मतलब एनर्जी के लिए लॉ बना रहा है, एनर्जी को पढ़ना है. अब एग्जांपल देखो ना, तुम्हारे घर में लाइट जल रहा होगा. लाइट में क्या होता है भाई, ट्यूबलाइट जल रहा है, ट्यूबलाइट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है और लाइट एनर्जी बनके हमारे पास आ रही है. मतलब अगर ऐसे बोलूं कि मैं ट्यूबलाइट जो है एक मैकेनिज्म है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी में. अभी पंखा चल रहा है, वहां भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है जो कि मैकेनिकल एनर्जी बन गई है. तुम्हारे घर में गैस है, गैस में क्या होता है, गैस केमिकल एनर्जी जो होता है हीट एनर्जी के फॉर्म में बदल जाता है. तो अगर मैं ये बोलूं कि ट्यूबलाइट एक मैकेनिज्म है जो कि लाइट एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है. फैन एक मैकेनिज्म है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है. तो ये मैकेनिज्म जो है वो क्या है, ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक डिवाइस बना के दिया गया है, एक लॉ बना के दिया गया है कि इस लॉ के हिसाब से इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होगा. सो कंप्लीट वर्ल्ड जो है वो एनर्जी है और सारी एनर्जी के हिसाब से पूरे वर्ल्ड को बांटा गया है, पूरे वर्ल्ड को डिफाइन किया गया है. सबसे पहला जो आया, अभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए बात किया गया, तो फिजिक्स ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पढ़ने के लिए, उसके लॉ को बनाने के लिए एक अपना ब्रांच बना दिया. उसको बोला कि ये जो ब्रांच है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक. इसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पढ़ेंगे. नाम को याद रखने की कोशिश मत करना, सिर्फ सुन लेना और समझ लेना. तो 2 साल में इतना पढ़ोगे कि नाम क्या हो तो पूरा मतलब ब्लड रिपोर्ट में आ जाएगा तुम्हारे कि हाँ ये चैप्टर्स के नाम तुम जानते हो. तो जहां इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक चीजों के बारे में पढ़ना था, फिजिक्स ने बोला कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है. जहां मैग्नेट के बारे में पढ़ना था, फिजिक्स ने बोला ये मैग्नेटिज्म है. जहां हीट के बारे में पढ़ना था, फिजिक्स ने बोला कि ये थर्मोडायनेमिक्स है. जहां लाइट के बारे में पढ़ना था, फिजिक्स ने बोला ये ऑप्टिक्स है. जहां पे मशीन्स हमारे जैसे लोगों के बारे में पढ़ना था, एनर्जी के बारे में, हमारी एनर्जी के बारे में पढ़ना था, उसने बोला मैकेनिक्स है. पढ़ना और नेबुला भी पढ़ना है, तो उसको बोला कि मॉडर्न फिजिक्स है, नए जमाने का फिजिक्स है. तो फिजिक्स को देखोगे जो अलग अलग एनर्जी फॉर्मेट है, उस एनर्जी फॉर्मेट के हिसाब से अपने ब्रांचेस को बांट दिया. मैकेनिक्स बना दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, जहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी पढ़ना है उसको मैकेनिक्स बोल दिया, जहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल दिया, जहाँ हीट एनर्जी पढ़ना है उसको थर्मोडायनेमिक्स बोल दिया, जहाँ लाइट पढ़ना है उसको ऑप्टिक्स बोल दिया, जहाँ नया फिजिक्स पढ़ना है उसको मॉडर्न फिजिक्स बोल दिया. उसमें बहुत सारी चीजें. तो ये सारी चीजें जो है, ये जितने ब्रांचेज हैं आपको बताया जा रहा है, तो सारे ब्रांचेज आपको 11th एंड 12th में फिजिक्स में पढ़ना होता है. और यही ब्रांचेज आपको नीट और जेई के लिए भी पढ़ना होता है. बट फर्क ये आया कि ये सभी के सभी एनर्जी के हिसाब से डिवाइड किया गया. ओके, मेरे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मुझे, हाँ किसी ने पूछना है कुछ, एनीवन वांट टू आस्क?
Anyone having any question? So किसी के पास क्वेश्चन है कोई? Okay, so we come to next. Okay, चलिए हम आगे आते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मुझे उतना ही लाइट चाहिए जिससे कि आप मुझे देख सको, अच्छे से देख सकूं, मैं किसी चीज को पढ़ सकूं। इट मीन्स दैट जो भी कन्वर्जन होना चाहिए, जो भी कन्वर्जन होना चाहिए, वो कन्वर्जन एक पर्टिकुलर अमाउंट में होनी चाहिए। जो भी कन्वर्जन होनी चाहिए वो कन्वर्जन एक पर्टिकुलर अमाउंट में होनी चाहिए, मतलब मेजर करके होना चाहिए वो कन्वर्जन। अगर मेजर करके नहीं करोगे तो अगर इतनी लाइट नहीं हो तो कम लाइट हो जाएगी, मैं दिखूंगा ही नहीं, या फिर हो सकता है इतनी ज्यादा लाइट हो जाए तो भी मैं ना दिखूं, या आग ही लग जाए। तो मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज का। तो बात आया गया, फिजिक्स को इसलिए पढ़ा जाता है ताकि एक एनर्जी फॉर्मेट को अपने जरूरत के हिसाब से हम दूसरे एनर्जी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकें। फिजिक्स की जरूरत के हिसाब से हम एक एनर्जी, अच्छा आप कन्वर्ट कैसे करोगे? मेजर कर करके करोगे ना भाई, इतना ही मुझे इलेक्ट्रिकल चाहिए, इतना ही मुझे लाइट चाहिए, इतना ही मुझे मैकेनिकल एनर्जी चाहिए, इतना ही मुझे हीट एनर्जी चाहिए। अब पानी की बोतल को माचिस की तिल्ली से गर्म करोगे तो होगा क्या? पानी को माचिस की तिल्ली से गर्म करोगे तो होगा, क्यों? क्योंकि पानी बहुत ज्यादा है। अब कुछ बोलेंगे सर होगा भी, अरे हो भी सकता है यार, मतलब मैं एक नॉर्मल से एक छोटी सी तिल्ली से अगर तुम पानी को बॉईल करने की कोशिश करोगे, हाउ मच टाइम इज टेक्स? तो क्या इतना अमाउंट का हीट एनर्जी इतने अमाउंट के वाटर को बॉईल कर सकता है? और करेगा भी तो कितना टाइम लगेगा? तो फिजिक्स यही लॉ को डिफाइन करता है। फिजिक्स एक सिस्टमैटिक जो चीजें हैं उसको डेवलप करके देता है, एक थॉट जनरेट करता है कि किस चीज के लिए कितनी जरूरत होती है, किस हिसाब से चाहिए, कितना चाहिए, मतलब मेजरमेंट करना है। ओके, अब हमारे पास एक एनर्जी है, उस एनर्जी को बदलना है दूसरे एनर्जी में। फिर से रिपीट करता हूं, एक एनर्जी है, उसको बदलना है दूसरे एनर्जी में। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि वो एनर्जी बना कैसे है, कैसे कैसे बना है। मैगी बनाए हो, इसमें देखो ना बहुत सारी चीजें यूज होती है, वैसे ही एनर्जी है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें यूज हुई है। अब उस जितने सारे टर्म्स उसके अंदर यूज हुए हैं उन सभी को मेजर करना है, और मेजर करके उस हिसाब से हमें दूसरे एनर्जी फॉर्मेट में लगाने, कन्वर्ट करने। ये कन्वर्जन प्रोसेस है। तो कन्वर्ट कैसे करोगे? मेजर करोगे, इतना अमाउंट है, इसको कन्वर्ट करके इतना अमाउंट बनाना है, या इतना अमाउंट है, इसको कन्वर्ट करके छोटा बनाना है। इसका मतलब है तुम्हें मेजरमेंट करना पड़ेगा। तो मेजर किसको करोगे? वो सारे क्वांटिटी, जब इन फिजिक्स के एनर्जी फॉर्मेट को देखा गया तो कुछ क्वांटिटीज आए नेचर में जिसको मेजर करना था, इसलिए उनको फिजिकल क्वांटिटी बोला गया। फिजिकल क्वांटिटी मतलब नेचर का वो क्वांटिटी जिसको मेजर करना था। फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी मतलब वो क्वांटिटी जिसको मेजर करना था। क्यों मेजर करना था? क्योंकि वो सारे क्वांटिटी वो एनर्जी का एक फॉर्मेट बना रहे थे। उस एनर्जी फॉर्मेट के लिए हमें क्या करना है? कन्वर्जन करना है अपने हिसाब के लिए। तो हम अपने हिसाब से तभी कन्वर्ट कर सकते हैं जब उसको छोटे छोटे टर्म्स को मेजर करें। तो जब फिजिक्स ने ये देखा कि क्या क्या मेजर करना है, तो कुछ क्वांटिटीज सामने आए। जैसे क्या आया? वेट, हाइट, टाइम, लेंथ, टेम्परेचर, प्रेशर। ये क्वांटिटीज क्या है फिजिक्स में? ये सारे के सारे क्वांटिटीज को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। दिस क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज द फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि इन्हीं क्वांटिटीज ने मिलकर फिजिक्स की दुनिया को बनाया है। और यही फिजिक्स की दुनिया से एनर्जी बनती है, और यही एनर्जी को हम अपने हिसाब से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल का लाइट में बदलना हो, चाहे गैस के केमिकल एनर्जी का हीट एनर्जी में बदलना हो, या किसी एनर्जी फॉर्मेट को दूसरे एनर्जी फॉर्मेट में बदलना हो। सो इन टर्म्स को जिसको भी हम मेजर कर रहे हैं और अपने हिसाब से बदल रहे हैं, दिस ऑल आर कॉल्ड एज द फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी का यहाँ पे डेफिनेशन आता है, द क्वांटिटी that can be measured are called as physical quantity। वो सारी चीजें जिसको तुम मेजर कर सको एक डिसिप्लिन के साथ, उनको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं।
फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्यों मेजर करना है? क्योंकि इन सभी ने मिलकर फिजिक्स की दुनिया बनाया है। फिजिक्स की दुनिया एनर्जी की दुनिया है, इन सभी एनर्जी को बनाते हैं और इस एनर्जी को हम अपने हिसाब से कन्वर्ट करना होता है। तो हम अपने हिसाब से तभी कन्वर्ट कर सकते हैं जब हमने एक एक चीज को मेजर किया हो, मतलब मेजर करना है, उन सारे क्वांटिटी को मेजर करना है, इसलिए इसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। द क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज। सो फिजिकल क्वांटिटीज में आता है, एग्जांपल में आपको, फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, वेलोसिटी, टेम्परेचर, एरिया, वॉल्यूम एक्सेट्रा। देयर आर अ लॉट मोर थिंग्स, बहुत ऐसी चीजें हैं जिसको हमें फिजिकल क्वांटिटी में पढ़ना होता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, लेंथ, मास, वेलोसिटी, टेम्परेचर, एरिया, वॉल्यूम, these are the quantities. There are a lot more quantities, बहुत सारे हैं इस दुनिया में। these quantities are called as the physical quantities. So what are the non-physical quantities? The non-physical quantities, these are the measurable quantities, so that's why it is a physical quantity. What is the non-physical quantity? The quantity that cannot be measured with the discipline. ध्यान देना, मैंने यहाँ पे वर्ड बोला है, the quantity that cannot be measured with the discipline. Discipline is very important word for now. The quantity that cannot be measured with the discipline are called as the non-physical quantities. Okay, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, ट्रेन, रिवर, रोड। अब आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में आया होगा, सर एग्जाम्पल लेते हैं, मुंबई, मुंबई को मेजर कर सकते हो? तो मैं बहुत सारे लोगों को, हाँ सर मेजर कर सकते हैं। नहीं, नहीं मेजर कर सकते हो। जब तक मैं डिसिप्लिन वर्ड नहीं यूज करूँ ना, तब तक आप मुंबई को नहीं मेजर कर सकते। मुंबई का क्या मेजर करोगे? पॉपुलेशन, एरिया, डेंसिटी, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर या पॉल्यूशन इंडेक्स? क्या मेजर करोगे? Until and unless if we are not going to define in what discipline you have to measure for Mumbai, Mumbai world is a non-measurable quantity. देखिए क्वेश्चन आया हमारे पास, बहुत बढ़िया सा, देखता हूँ किसी ने बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा है, चलिए देख लेते हैं। Okay, so anyone want to ask the question, they can ask. चलिए हम बात करते हैं रिवर की। रिवर का क्या मेजर करोगे? केमिकल कंपोजिशन, डेप्थ, ओरिजिन, ज्योग्राफी, स्ट्रक्चर, क्या? लेकिन अगर मैंने बोला लेंथ मेजर करना है, इट इज डिफाइंड। लेंथ मतलब लेंथ, मुझे किसी चीज की वेलोसिटी, एरिया मेजर करना है, आई कम टू नो एरिया मेजर करना है, इसका कोई डिसिप्लिन वो डिफाइंड है। सो दैट्स व्हाई दे आर द फिजिकल क्वांटिटीज। इफ यू टॉक अबाउट द नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, द क्वांटिटी दैट कैन नॉट बी मेजर्ड आर कॉल्ड एज द, लिख देता हूं मैं, नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज। So these are the physical. तो मैं चाहूंगा कि आप जरूर लिख लें इसको। There are two type of quantities, measurable quantities and non-measurable quantities. So measurable quantities are called as the physical quantities. Please note it down. आपको पेन पेपर, अगले लेक्चर में आप पेन पेपर के साथ बैठेंगे, ठीक है? अगले पेपर में, अगले अगले जो लेक्चर रहेंगे उसमें आप पेन पेपर के साथ बैठेंगे। So these are the physical quantities. So नोट डाउन कर लिया हो तो थम्स अप, नोट डाउन कर लिया हो तो थम्स अप प्लीज। ओके, हाँ यस, इफ एनीवन हैव टू आस्क एनी क्वेश्चन, सो आप अपने वीडियो को म्यूट कर लीजिए और सॉरी अनम्यूट कर लीजिए और यू कैन आस्क द क्वेश्चन। पहले एक दो बात और बता दूं मैं, आपके बहुत ऐसे फ्रेंड है जो लेक्चर अटेंड कर रहे होंगे बट बिकॉज ऑफ एनी रीजन दे आर नॉट गेटिंग दैट लेवल ऑफ कंफर्ट, उनको दिक्कत आ रही होगी इस तरह के लेक्चर्स के साथ एडजस्ट करने में। आपके पास दो तरह की सोच हो सकती है, थॉट हो सकता है। पहला थॉट, ये बेकार है, इस तरह से पढ़ने का क्या मतलब, इसमें बिल्कुल मत जाना, ठीक है? मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, जिन बच्चों के लेक्चर शुरू हो गए, हम ऑलरेडी, मैं लगभग 10 लेक्चर से ऊपर ले चुका हूँ अभी तक बच्चों का, आई एम गेटिंग वेरी गुड रिस्पॉन्स, बच्चे बहुत ज्यादा कुछ सीखे हैं। हाँ, नया सिस्टम है, नई चीजें सीखने को मिल रही है आपको, नए तरीके से पढ़ाई लिखाई ये सब चीज नया डेवलप हो रहा है,
एक नया जनरेशन, एक नया एरा टाइप का डेवलप हो रहा है, तो उसमें नई तरीके की चीजें सीखनी है। तो इसको नेगेटिवली ना लेके अगर पॉजिटिवली लेते हो कि मुझे नई चीजें सीखनी है, आपको सिखाने की जिम्मेदारी, इंटरेक्ट होने की जिम्मेदारी हमारी है। थोड़े दिनों में ही हम आपके बेहतर दोस्त बन जाएंगे, आप इसकी फिक्र मत करना। लेकिन उसके लिए आपको कुछ जरूरत सी चीज है, वो है पेशेंस। टेक्निकल चीजों को सीखने के लिए पेशेंस चाहिए होता है। आज के टाइम में यही नहीं होता है बच्चों के पास। पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ सुनाई ना दे, टेक्निकल लोगों से कंसल्ट करो। आपके जो फ्रेंड है जिन्होंने लेक्चर नहीं अटेंड किया है, आप उनको बोलो कि ठीक है, एक काम करते हैं, हम जूम में आपस में ही बात कर लेते हैं। ठीक है, जब हम आपस में बात कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें क्या करना है। ओके, तो ये सारी चीजें आपको सीखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप पेशेंस के साथ चीजों को हैंडल कीजिए। ओके, आपने सीखा, आज आपने क्या क्या सीखा? आज आपने सीखा क्या होता है? ये देखना है कि हमने कैरियर क्यों सिलेक्ट किया, सबसे बड़ी चीज हमने पढ़ना क्यों शुरू किया। ये बहुत प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि एग्जाम देना, जी नहीं, लाइफ का सबसे बड़ा एग्जाम बाहर चल रहा है अभी आपके साथ, लॉकडाउन। इससे बड़ा एग्जाम क्या होगा? आज के टाइम में इतने नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव environment and everything. You have to think very positively about every aspect of the society. So it is logical. हमारा माइंड लॉजिकल तभी हो सकता है what you are studying. If you are science, जितने भी फ्रेंड्स हैं, please request to them to attend the lecture, to learn about everything that is required to exist. इन जगह पे हमें एग्जिस्ट करने के लिए, उन सभी चीजों के लिए आपको ये लर्न करना बहुत जरूरी है। फिर आप वो 2 करोड़ लोगों में आपका नाम नहीं आएगा। आप अपने घर पे बहुत अच्छे से हैं, सेफ हैं, परिवार के साथ सफिशिएंस रखिए। इसलिए हमने ये लेक्चर शुरू किया है। जो ऐप है, ऐप में हम वो बहुत सारी चीजें डाली है जो पढ़ाई से बहुत ज्यादा आगे की ओर ले जाओ और एक बढ़िया और लायक इंसान बनो। चलिए, आप अपना रखिए, बैठे। आपके हर सवालों का जवाब हम देने का हर वो कोशिश करेंगे, अगर जिस तरह से भी होगा, लाइव, वीडियो, ऑडियो, जैसे भी। बहुत ख्याल रखिए अपना। तब तक के लिए बाय।